A lot of people don't know this about the Rothschild family, but they knew about Napoleon's defeat before Britain did, meaning that they had a stronger intelligence network than the British government. So guess what these Jays do? They start spreading lies that Napoleon succeeded and he defeated Britain. So guess what? The London stock market plummeted and the Rothschild family bought everything for pennies. When the truth came out about Napoleon's defeat, everybody put their money back into the stock market and the Rothschild family owned England's economy overnight. A lot of people... वाह, दिमाग हो तो ऐसा। हाँ, I mean टेक्निकली रॉथशाइल्ड ने ओवरनाइट ब्रिटेन की इकोनॉमी को टेक ओवर कर लिया, बट लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि ये हुआ था 1750s के आसपास, ठीक है। नेपोलियन की डिफीट हुई थी 1700s में, ठीक है। एंड वो टाइम पे इंडिया में मराठा रूल था, ठीक है। अभी ब्रिटिश लोग इंडिया आना शुरू करते हैं, तो ब्रिटिश को फंड कौन कर रहा है? रॉथशाइल्ड यानी ज्यूज, बिकॉज उनकी पूरी इकोनॉमी ही ज्यूज के हाथ में है। ना वो लोग ब्रिटिश को फंड कर रहे हैं और वो लोग इंडिया आ रहे हैं और इंडिया में मराठा एम्पायर को उन्होंने हरा दिया, इंडिया को टेक ओवर कर लिया धीरे धीरे धीरे। ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी, मेरे ख्याल से कितना 20-30 या 40-30 सालों में पूरा इंडिया उनके अंडर था ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इमेजिन ये ऐसा हो रहा है। तो 1750s के आसपास से टेक्निकली पूरी ब्रिटेन की इकोनॉमी जूस के हाथ में है और ब्रिटिश लोग इंडिया पे राज कर रहे हैं, तो इंडिया का पैसा जा रहा है ब्रिटिश के पास, ओके। और ब्रिटिश इकोनॉमी को ही ऑन कर रहा है जूस। तो तुम लोग को ये सोचने की ज़रूरत है कि जूस ने तुम्हारे भी गान मारी है, ठीक है। आजकल बहुत इंडियंस है जो जूस को बहुत, इजराइल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड तुम्हारी हिस्ट्री कैसी है, तुम्हारे ऑक्यूपेशन को ही इन्होंने फंड किया था, ठीक है। नो दिस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ब्रो? पॉसिबल, नो डाउट पॉसिबल है, हिस्ट्री है, ट्रूथ है भाई, हाँ, ट्रूथ है। बट व्हाट डू यू थिंक, तेरा ओपिनियन क्या है इसके बारे में? तो लोगों को ये चीज के बारे में पता ही नहीं ना। कितने लोगों का आई गेस आइडिया रहेगा। अपने हिस्ट्री कहाँ पढ़ा था अपने को ये सब चीजें? नहीं, कहा उनको ढंग की हिस्ट्री पढ़ानी आती का? स्कूल की हिस्ट्री कभी थी ही नहीं। क्यों, क्या है ना कि हिस्ट्री तुम लोगों को सिखा रहे हो विदाउट इकोनॉमिक्स। अगर तुम लोगों को इकोनॉमिक्स नहीं सिखाओगे और सिर्फ हिस्ट्री सिखाओगे तो उनको समझ में नहीं आएगा कि स्टोरी का बैकड्रॉप है क्या, बिकॉज हर स्टोरी का बैकड्रॉप हिस्ट्री में पैसा ही होता है। पैसे के इर्द गिर्द ही दुनिया घूमती है, वो तो है। और पैसा और पावर से ही तुम एक दूसरे को हराते हो, डिफीट करते हो। और इंडिया इतना बोलते ना, सोन चिड़िया बोलते थे, सोन चिड़ैया, सोने की चिड़िया इंडिया। इतना पैसा वो लोग लूट के गए अपना, कितना मंदिर का सोना हो गया, कितना कुछ था अपने पास। गोल्ड अपने पास बोलेगा तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल्ड शायद अपने पास ही रहेगा कहीं ना। वो टाइम पे तो आज भी अपने पास ही है, आज भी अपने पास गोल्ड इंडियन हाउसवाइफ्स के पास है। इंडियन हाउसवाइफ्स के पास जितना गोल्ड, अरे बाप रे, अरे चावल के डब्बों में छुपा छुपा के रखती थी अपनी आंटी, चाची, आए लोग सब लोग। बट गाइस, मैं तुम लोग बोल रहा हूँ, तो बात ये है कि अगर तुम इंडियन हो एंड तुम इसराइल को सपोर्ट करते हो, 2 बार सोचो, ठीक है। ब्लाइंडली नहीं करनी चीजें। लेट्स सी कि हिटलर ने उसके बाद नेपोलियन का देखते हैं कि Napoleon didn't just fight empires, he declared war on private bankers. When Napoleon rose to power, France was drowning in debt. Napoleon refused to be a puppet to private bankers, so he created a state-run bank controlled by the government. Monarchies and wealthy banking families like the Rothschilds felt directly threatened by Napoleon, so they funded armies against him. They feared that his ideas would spread and people would realize they don't need bankers to rule them. All of Europe went against him not because he was evil, but because he was free from their control. Napoleon didn't just fight. Remains one of my biggest inspirations. Xander Annie बोल रहा है, सही है ब्रो। तो आज मेरे को नेपोलियन की कहानी पता चली कि नेपोलियन कर क्या रहा था अपनी जिंदगी में भाई, वो किससे लड़ रहा था। हाँ, एक्चुअली अपने को सिर्फ ऐसा लगता है नेपोलियन था, लड़ता था किससे? हाँ, किससे लड़ा? किससे लड़ रहा? बैंकिंग कार्टेल से लड़ रहा था। एंड नॉट जस्ट दैट, अब्राहम लिंकन का भी सेम सीन है। कौन सा? Abraham Lincoln freed the slaves, but he also tried to free Americans from bankers.
Rather than borrow from private banks, Lincoln introduced the greenbacks. This money was interest-free and controlled by the US government. He warned us that one day corporations and bankers would control the US government and use propaganda and influence to stay in power. Guess what though? Abraham Lincoln was assassinated, and conveniently the US government switched back to borrowing from private banks. Abraham Lincoln freed the slaves, but he also अब्राहम लिंकन भी अपने देश को अच्छा ही कर रहा था वो, बचा रहा था बचा बैंकिंग रहा था। कार्टेल से। बैंकिंग कार्टेल, हाँ। नाम रखा है लोगों ने। बैंकिंग कार्टेल बोलो, बैंक माफिया, बैंकिंग सिंडिकेट। सिंडिकेट। बैंक एक ऐसी लीगल चीज है जिससे लूटा जा सकता है, मतलब ना, मतलब इंसान का पैसा, मतलब पब्लिक का पैसा लूटा जा सकता है। हाँ, एंड फिर भाई तेरे को एक बात होता है, यही चीज है कि ऐसा क्यों है कि अमेरिका को कम्युनिज्म से इतनी नफरत क्यों है? लोग इसके बारे में सोचते नहीं है कि कम्युनिज्म एक ऐसा आइडियोलॉजी, ऐसा एक इकोनॉमिक मॉडल है जो बोलता है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में होने चाहिए। तुम कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसको तुम प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, नहीं, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, बैंकिंग हो गया। बैंकिंग, ओके, मैं ये नहीं बोल रहा कि प्राइवेट बैंक्स नहीं हो सकते, बट उसके ऊपर जो होती है वो बैंक होती है जो स्टेट कंट्रोल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आरबीआई स्टेट कंट्रोल बैंक है, ओके, एंड इट इज द टॉप बैंक ऑफ इंडिया, उसके हाथ में सब कुछ है, एंड इट इज गुड। रेगुलेटर, हाँ, बैंक, वो गवर्नमेंट एजेंसी है ना, बट गवर्नमेंट, बिकॉज, और वैसे ही होना चाहिए। अमेरिका का ऐसा नहीं है। फेडरल रिजर्व जो अमेरिकन बैंक है वो प्राइवेटली ओन्ड है। इमेजिन, एंड इसीलिए ये कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म का एक बहुत बड़ा टसल है कि कम्युनिस्ट बोलते कि ऐसा होना चाहिए एंड कैपिटलिस्ट अमेरिका में ऐसा बोलते नहीं, फेडरल रिजर्व प्राइवेट बैंक है, एंड प्राइवेट बैंक की करेंसी तुम यूज कर रहे हो, प्राइवेट बैंक की करेंसी यूज कर रहे हो तुम नेशनल इश्यूड करेंसी नहीं यूज कर रहे हो। नेशनल इश्यूड करेंसी तो अब्राहम लिंकन ने स्टार्ट की थी, जिसके लिए उसको मार दिया। अच्छा काम कैसा है ना, हाँ, भगवान है ना अच्छे लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए जल्दी बुला देते या तो जल्दी भेज दिया जाता है इन अच्छे बच्चों को। द गुड डाई यंग, द गुड डाई यंग। नहीं एक्चुअली, पर मेरे को ऐसा लगता है भगवान को लौड़ा फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहता है, वो सिर्फ पिक्चर देख रहा है। हाँ ठीक है ना, इतना ही तो, किसी भगवान का पर्टिकुलर भगवान का नाम थोड़ी लिया है। आग जलाएगा अभी। इसको काट दिया जाएगा। ठीक है, नहीं, आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम। नॉर्मल बोल रहा हूँ, आई मीन भगवान सिर्फ एंजॉय कर रहा है ऊपर देख के। आई डोंट थिंक वो सिर्फ अपना काम है। अरे कर्म तो अपना है ना। हाँ ठीक है, चलो फिलोसॉफी बाद में, अपन इकोनॉमिक्स डिस्कस करें। तीनों वाले एक साथ आएंगे, कोई एक नहीं आएगा। हाँ नहीं, मेरे पीछे आएंगे तो भाई यही आएंगे, मेरे पीछे आएंगे तो जूस ही आएंगे। What they didn't tell you about Hitler is that he was feared. ओके, अभी हिटलर के बारे में अपन जानने वाले हैं। Tell you about Hitler is that he was feared by the central banking cartel. In 1933, after World War I, Germany was broke. There was mass unemployment and inflation was so bad that it was cheaper to burn money for fuel than to buy firewood. Hitler began issuing debt-free government-issued money. This money was used to fund projects such as autobahns, railways, and housing. In just a few years, unemployment dropped from 30% to nearly zero. Germany went from a failed state to an industrial superpower without loans from global banks. What they didn't tell you about Hitler is that नंबर था, वो खुद वर्ल्ड वॉर 1 का जंग लड़ा था उसने। वो जंग में देख के उसने फिर साला सोचेगा वो उसी ने ही वर्ल्ड वॉर 2 बनाया। बेसिकली ब्रो, द गुड गाइज लॉस्ट the both world wars, the bad guys won both the world wars. ठीक है, Hitler was the good guy. Hitler was the good guy. And ये भी मेरे को जब पता चला ना ब्रो, जब हिटलर के बारे में पढ़ रहा था, I was like what the fuck bro, इसके बारे में क्या क्या नहीं सुना अपन ने बुरा। बहुत कुछ बुरा सुना है। उसने गैस चेंबर में मारा था, एक्चुअली वो सब भाई वो कांड उसने ऐसे भी किए थे। नहीं सीन नहीं किए उसने, नहीं किए थे, गैस सब चेंबर प्रोपेगेंडा है।
आई मीन मैं नहीं बोल रहा कि उन्होंने उसने जूस की गांड नहीं मारी, एक सिंपल सी बात है, तुम नेशनल लेवल पे तुम एक अपराइजिंग लीड कर रहे हो जिसमें सब लोगों को पता चल रहा है कि तुम्हारी बैंकिंग सिस्टम को हड़पा किसने है, हाईजैक किसने करके रखा है, एक ग्रुप ने हाईजैक करके रखा है। तो जाहिर सी बात है पूरे देश के लोग मॉब लिंचिंग करने लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरा देश एक फुल कम्युनिटी जो लार्जर कम्युनिटी है वो एक कम्युनिटी से चिढ़ गई है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली इसको ये कर रहा है, मतलब तो जो जनता है उन्होंने तो लिंचिंग किया ही रहेगा और जनता ने मारा ही रहेगा, बट और मैं ये नहीं बोल रही इसने भी ऑर्डर्स नहीं किए कि इसने भी किलिंग्स ऑर्डर किए इसने, बट वो 6 मिलियन नहीं थे, ठीक है, वो सिर्फ अभी जो सोर्सेज मैं देख रहा हूँ और जिसको मैं ऑथेंटिक मानता हूँ वो है 271,000, मतलब 2,70,000 जूस मरे थे। अच्छा ओके 6 मिलियन तो नहीं मरे थे, 6 मिलियन मतलब 60 लाख नहीं, 60 लाख जूस तो नहीं मरे थे। वो फुल प्रोपेगेंडा है, वो फुल ब्रेन वॉशिंग है, पूरे दुनिया को फुल झूठ बोला है। इनफैक्ट देयर इज अनदर हिस्ट्री जो लोगों को पता ही नहीं है, वो ये है कि जब बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हो रहा था ना, उसकी मेरे को नहीं पता कि वो कितना सत्य है, बिकॉज बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन था और उसमें भी एक ये स्टोरी है कि स्टार्टिंग जूस ने की थी वो रिवॉल्यूशन, बट इवेंचुअली जो ट्रू कम्युनिस्ट थे उन्होंने उसको टेक ओवर कर लिया एंड देन नाउ आज जो रशिया है, रशियन गवर्नमेंट है, वो उसकी ऑफशूट है, ओके बोल्शेविक रिवॉल्यूशन की। तो फिर रशिया कम्युनिस्ट बन गया था स्टालिन के टाइम पे, एंड वो टाइम पे फिर स्टालिन ने बहुत सारे जूस को गवर्नमेंट से निकाल लिया, ठीक है चलो मेरे को पता है तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो, चलो इकोनॉमी को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हो, निकलो चलो रिक्शा पकड़ो निकलो। कल्टी हाँ तो स्टालिन वॉज ऑल्सो अ गुड गाय, बट फॉर सम रीजन हिटलर और स्टालिन में झगड़ा हुआ और इनफैक्ट हिटलर को स्टालिन नहीं हराया। अच्छा And उसके पीछे एक और रीजन ये था कि हिटलर को ऐसा लगता कि कम्युनिज्म भी जूस की एक स्कीम है, और वो एक्चुअली है भी, बिकॉज कार्ल मार्क्स एक जू ही था, बट वो नॉन जूइश मतलब वो एथिस्ट जूइश था, वो मैं रिलीजन पे बिलीव नहीं करता, मेरे को दिख रहा है कि इनफैक्ट उससे ज़्यादा कौन अच्छा आदमी होगा ये बताने के लिए कॉमन जनता को कि तुम्हारा पैसा लूट कौन रहा है भैंचो, तुम्हारी इकोनॉमी को हाईजैक किसने करके रखा है, हमने हाँ मेरे ही लोग हैं, ठीक है, बिकॉज ऐसा थोड़ी कि दुनिया में अच्छे जूस नहीं है, ऑब्वियसली अच्छे जूस है, एंड कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जो सच के साथ था, नॉट आज भी एक जेफरी सैक्स नाम का एक आदमी है, वो खुद जू है और वो इसराइल के अगेंस्ट बोल रहा है कि इसराइल वो जेनोसाइड कर रहा है, एंड उसने यही बोला कि मिडिल ईस्ट में जो भी वॉर्स हुआ है उसमें इसराइल का हाथ था। हाँ नो डाउट रहेगा ही। वो बोल रहा है इनफैक्ट 9/11 जूस ने किया था भाई, 9/11 जी उसने किया था, 9/11 जूस ने किया था, उन्होंने सिर्फ सामने वो ओसामा बिन लादेन को उसका बकरा। चूतिया काटा है भाई बलि का बकरा बना बलि दिया। का बकरा होना है उसको, एंड उसको ही मिशन चिपका दिया, एक काम कर यही कर डाल तू, हमारा इंश्योरेंस निकलेगा पैसा, इंश्योरेंस तेरे को पता है वो स्टोरी लैरी सिल्वरस्टाइन का, जो कौन सा था अपना ट्विन टावर ट्विन टावर, हाँ ट्विन टावर जिसका था ना, तो उसको उसने बिल्डिंग का इंश्योरेंस निकाला था, हाँ तो और भी अंदर कुछ बहुत बड़ा घटनाएं चल रही थी, कुछ तो अंदर चल रहा था, तेरे को अगर अच्छे से पता रहेगा। उसने मेरे को अंदर का इतना नहीं पता, मेरे को इतना पता कि 6 महीने पहले अब वो ये 9/11 के लैरी सिल्वरस्टाइन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को खरीद लिया और 6 महीने तक वो जाता था रोज नाश्ता करने ऊपर, ठीक है, 10 बजे जाएगा मस्त वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ऊपर बैठ के नाश्ता करेगा। जिस दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर फूटा, जो प्लेन्स आए उसी दिन वो नहीं गया उसको कैसे पता, और उसको उस दिन जुलाब हो गया था हाँ उसको उस दिन भाई जुलाब हो गया था भाई उसकी कैंटीन का खाना खा के उसको है ना टट्टी नहीं आई या टट्टी ज्यादा आ गई इसलिए वो दिन नहीं गया और साला पूरा हाँ बिल्डिंग उड़ गया। बिल्डिंग का इंश्योरेंस अलग लेवल पैसे का था, और बिलियंस में रहेगा शायद, 6 बिलियन मिलियन उसको मिला, बिलियंस में, एज फार एज 6 बिलियन है, 6 बिलियन, हाँ उससे भी उसको ज्यादा। इंश्योरेंस का पैसा 6 बिलियन मिला। 6 महीने की इन्वेस्टमेंट में 6 बिलियन उड़ाया ना भाई ने एंड देयर इज हाँ मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो भी उड़ाया था वो इजराइल नहीं किया, अभी बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ प्रूफ है जनता, और वो ओसामा बिन लादेन अलकायदा को फुल स्केपगोट बनाया, उसका भी कुछ तो वो भी तो था ही ना, एक
ऑलरेडी टेररिस्ट था, हाँ लोगों को ये भी मिल रहा है ना, इससे कराओ फिर इसको मार भी दो ना। हाँ हाँ थोड़े टाइम बाद मरा भी, हम्म घुस के मारा उसको, जो भी है मर भी गया फिर वो। एंड ब्रो वास्तव मूवी में भी तो ऐसे ही सीन है। हाँ, फिर वास्तव संजीव बाबा को गैंगस्टर कौन बना था, मतलब पुलिस ही Politicians कंडीशन बनाते हैं। पॉलिटिशियन बनाते फिर हैं, वो लोग ही वो मरवा लोग ही देते हैं। गेम बजाते हैं। तो यही है ब्रो, एंड दैट्स व्हाई कम्युनिज्म एक इतना पावरफुल फोर्स है अमेरिकन डीप स्टेट के अगेंस्ट। इसीलिए रशिया चाइना ये है, एंड इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इंडियंस को कम्युनिज्म के बारे में पढ़ने की जरूरत है। इंडियंस को ऐसा लगता है कि कम्युनिज्म एक एंटी रिलीजन फिलोसॉफी आइडियोलॉजी है, जबकि मैं बोलता हूँ नहीं, हाँ कुछ चीज़ें हैं जो एंटी रिलीजन है कम्युनिज्म में, और वो है भी बिकॉज कार्ल मार्क्स ऐसा था जो रिलीजन के नाम पे तुम सिर्फ चूते ही बने आज तक, ठीक है। तो मैं तुमको सच्चाई दिखाना चाहता हूँ, उसको रिलीजन के अगेंस्ट इतना नहीं था जितना उसको जनता से प्यार था, इनफैक्ट आई वुड से, ठीक है। एंड उसने सच बताया लोगों को, बट फिर कुछ जगह पे ऐसा हो गया कि कम्युनिस्ट काफ़ी एंटी रिलीजन हो गया, और स्पेशली इंडिया में ऐसा हो रहा है बिकॉज रशिया में जब कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ उन्होंने रिलीजन को डिस्ट्रॉय नहीं किया, चाइना में जब कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ उन्होंने रिलीजन को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उन्होंने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो भी कल्टिस्ट होती है, जो भी जनता को छूते हैं, उनकी गांड मारी है, नो डाउट, ठीक है, पर उन्होंने रिलीजन को डिस्ट्रॉय नहीं किया। और लोगों को चाइना के बारे में बहुत जानने की जरूरत है, लोगों को लगता है चाइना की एथिस्ट स्टेट है, नहीं, चाइना का कल्चर बहुत अलग है, बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में कभी बताएंगे तुमको। तो चाइना में एथिज्म, मतलब चाइना में रिलीजन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, चाइना में रिलीजन है, लोग काफ़ी स्पिरिचुअल है, ठीक है। लोग चाइना में लोग मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, ताइची करते हैं, कुंग-फू करते हैं, वो सब क्या टाइम पास है, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं तो क्या है। हाँ, तो दैट्स द पॉइंट, बट एज अ रिलीजन, ऑर्गेनाइज रिलीजन को वो जनता का चूतिया नहीं काटने देते हैं, एंड दैट्स द थिंग। और बस इंडिया में ऐसा है कि इंडिया के कम्युनिस्ट हमेशा चूते ही रहे फॉर सम रीजन, बिकॉज इंडिया के कम्युनिस्ट कुछ ज़्यादा ही एंटी रिलीजन हो जाते हैं, एंड वो सेल्फ हेटिंग हो जाता है, वो अपने ही कल्चर को हेट करने लगते हैं, अपने कल्चर, अपने हिस्ट्री को हेट करने लगते हैं, अपने रिलीजन को हेट करने लगते हैं। और ये सब चीज़ें तुमको नहीं देखने को मिलती है चाइना में। चाइना के कम्युनिस्ट अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को, अपने मतलब रिलीजन का चूतिया नहीं होने देते, बट अपने कल्चर को, अपने हिस्ट्री को, अपने सिविलाइजेशन को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, और अपने वो लोग ये भी करते हैं, प्रमोट भी करते हैं, अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इंडिया में ही ऐसे कम्युनिस्ट है जो अपने ही कल्चर को हेट कर लेते हैं, एंड मेरे को पता नहीं इंडिया ऐसा क्यों है ना, इंडिया ढंग से कैपिटलिज्म कर सकता है ना, इंडिया ढंग से कम्युनिज्म कर सकता है। भाई इंडिया ढंग से कर क्या सकता है, भाई कर क्या सकता है इंडिया ढंग से, मेरे को यही समझ में नहीं आता। एंड इंडिया बहुत कुछ कर सकता है, गवर्नमेंट थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है ना, उस वजह से कुछ हो नहीं पाता। मैं तो बोलता हूँ अभी बीच में एक पीयूष गोयल ने क्या ट्वीट दिया था या कुछ तो बोला था कि स्टार्टअप्स इंडिया के कुछ ढंग के कर नहीं रहे, बोल रहे थे कि ये माइक्रो प्रोसेसर नहीं, क्या चिप्स वगैरह, सेमीकंडक्टर्स एंड ऑल, हाँ ये सब बनाओ। तो सेमीकंडक्टर का एक स्टार्टअप का बंदा था, उसने भाई फुल झाड़ दिया हाँ उसके ट्वीट पे, हाँ रेडिट पे, कि तू क्या बोल रहा है, तेरे बाबू को जब तक पैसा नहीं खिलाएगा तब तक तेरा काम, मेरा काम बढ़ता नहीं है आगे, दुनिया भर का डॉक्यूमेंट मांगेगा, और उसका बाद में तो क्या ही होता है, वो साला वो जाता है इधर किधर, अपना ठेले वाला साला उसको पूड़ी बना देता है। खाओ चना सिंह मरमरा में। पर उसने बोला कि तुम लोग इतना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टाइम पास करता है ना, इतना टाइम पास, उसने लिटरली बहुत ब्रीफ में मतलब बोलते ना, बहुत बताया उसने डिटेल में। तो बोलता है कि स्टार्टअप बहुत कुछ कर सकता है, गवर्नमेंट वैसा चांस दे नहीं रहा। एग्जैक्टली तो इसीलिए तो क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं अपन, बहुत कुछ कर सकते हैं करने के लिए, बट गवर्नमेंट वैसी होनी चाहिए। एंड दैट्स द पॉइंट ब्रो, लाइक जनता को सच ही नहीं पता है, मेजॉरिटी ऑफ जनता, और इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत है जनता को। इकोनॉमिक्स सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं बोलता हूँ तीसरी में अपने को हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। अर्जेंट है, गाड़ी में पेट्रोल है? हाँ है, जा आगे देख वहाँ पे। तो वही है कि ब्रो जनता को इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत, बच्चों को स्कूल में इकोनॉमिक्स सिखाओ। मैं कहूँगा मैथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, क्योंकि जब तुम इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तब तुमको सच पता चलता है दुनिया का। पॉलिटिक्स में सच नहीं होता, तुमको एक सच बात होता है, पॉलिटिक्स में सच नहीं होता, पॉलिटिक्स में झूठ होता है, इकोनॉमिक्स में सच होता है। क्योंकि सच हमेशा पैसे पे तोला जाता है, क्योंकि वो मटेरियल रियलिटी है, वो पावर है मटेरियल रियलिटी में।
तुमको अगर जानना है किसी भी सिचुएशन का सच, किसी भी देश का सच, हिस्ट्री का सच, तो इकोनॉमिक्स पढ़ो प्लीज, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री पढ़ो। समझे viewers? यप। एंड यही है ब्रो, तो अच्छा पॉडकास्ट हुआ है।